वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट के बारे में। एडजस्टमेंट क्या होता है? एडजस्टमेंट एक प्रोसेस है बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बैलेंस बना के चलता है अपनी नीड्स के बीच में और सर्कमस्टांसेस के बीच में, ठीक है ना, जो शायद उसकी सेटिस्फैक्शन को उसकी नीड्स पे इन्फ्लुएंस डाल सकती है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट क्या होता है? एक तरीके से बैलेंस बना के चलना। क्या आप चाहते हो और क्या हो रहा है, क्या सर्कमस्टेंसेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं, उसके बीच में ही अगर आप बैलेंस बना लोगे तो दैट इज नॉन एज एडजस्टमेंट। ठीक है, गेट्स जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, इनके हिसाब से एडजस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच अ पर्सन वेरीज हिज बिहेवियर टू प्रोड्यूस अ मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरनमेंट। ठीक है, जब आप अपनी नीड्स और एनवायरनमेंट के बीच में एक बैलेंस बनाने लग जाते हो तो उसी को ही एडजस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप, एक स्वीट सा रिलेशनशिप आप स्टैब्लिश कर सकते हो। तो ठीक है, एडजस्टेड पर्सन जो होता है वो हमेशा स्ट्रेस फ्री लाइफ जीता है। ठीक है, एडजस्टमेंट के टाइप्स। जनरली एडजस्टमेंट को हमने दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड करा है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के हिसाब से एडजस्टमेंट आपका दो टाइप्स में डिवाइडेड है, सेल्फ एडजस्टमेंट एंड सोशल एडजस्टमेंट। सेल्फ एडजस्टमेंट होता है आपका कि आपने जो है खुद से ही एडजस्टमेंट करना सीख लिया। ठीक है ना, कभी कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं, ऐसे इतने सारे कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हमारे माइंड में आ जाते हैं, इतनी सारी डिजायर्स हमारे मन में आ जाती हैं, इतने सारे एम्स हमारे मन में घूम रहे होते हैं कि मेरे को कौन सा आइडिया डिसाइड करना चाहिए, कौन सा डिजायर, कौन सा एम मेरे को अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये मेंटल कन्फ्लिक्ट्स हमारे मन में एक ऐसी सिचुएशन सी पैदा हो जाती है। ठीक है ना, तो उसी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से हम किस तरीके से बाहर आ सकते हैं उसको ही बोला जाता है सेल्फ एडजस्टमेंट, जो आप खुद करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसने एक इंटरव्यू के लिए ऑफर उसको मिला, प्लेसमेंट हो रहा है उसका किसी कंपनी में। ठीक है ना, उसी दिन उसको ऑफर मिला है जिस दिन उसका बीएड का एग्जामिनेशन है। ठीक है ना, और वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि मैं क्या चूज करूं, मैं इंटरव्यू देने जाऊं या मैं बीएड का एग्जाम दूं। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में आपके मन में एक कंफ्लिक्ट अराइज हो जाता है दो आइडियाज के बीच में, दो डिजायर के बीच में, दो एम के बीच में। ठीक है ना, तो और ये जो कंफ्लिक्ट होता है ये आप कम कर सकते हो बाय एडजस्टमेंट। ठीक है ना, कैसे ना कैसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा चीजों के साथ, इसी को ही सेल्फ एडजस्टमेंट बोला जाता है। ठीक है ना, ठीक है। फिर आता है आपका सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट क्या होता है? जब कोई पर्सन अपने आप को एडजस्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है ना, जैसे कि जो पर्सन है मतलब कि वो कंटिन्यूसली एफर्ट्स डालता रहता है कि वो किस तरीके से एक बैलेंस बना सकता है अपनी नीड्स के, अपनी इंटरेस्ट, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी डिजायर्स, अपने एटीट्यूड्स के बीच में और सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बीच में वो किस तरीके से एक बैलेंस बना के चल सकता है जिससे कि उसको सेटिस्फैक्शन मिले, उसको हैप्पीनेस मिले। ठीक है ना, तो उसके लिए वो एफर्ट करता रहता है। ठीक है ना, अगर वो सक्सीज हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि भाई वो सोशली एडजस्टेड सक्सेसफुली हो पाया है। ठीक है ना, ये होता है। और दूसरे क्लासिफिकेशन के हिसाब से एडजस्टमेंट आपका दो टाइप्स का है। दिस इज नॉन एज राइट एडजस्टमेंट एंड मैल एडजस्टमेंट। राइट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जब जो पर्सन है ही इज एबल टू डिटरमाइन हिज नीड्स, डिजायर्स। ठीक है ना, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो, इतनी एबिलिटी हो कि वो चैलेंजेस का सामना कर सके, उसको सेटिस्फैक्शन अपने आप में गेन कर सके, हैप्पीनेस गेन कर सके बाय बैलेंसिंग द चैलेंजेस ही फेस्ड। ठीक है ना, मतलब बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जब पर्सन सक्सीड हो जाता है इन एडजस्टिंग विद हिज डिजायर्स और विद द एनवायरनमेंट तो उसको हम बोला जाता है राइट एडजस्टमेंट। ठीक है, मैल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जब पर्सन फेल हो जाता है एक एडजस्टमेंट, एक हार्मोनियस एडजस्टमेंट क्रिएट करने में बिटवीन हिज नीड्स एंड डिजायर्स। ठीक है ना, या फिर फैमिली से, एनवायरनमेंट से, जब वो फेल हो जाता है तो उसको बोला जाता है मेल एडजस्टमेंट। ठीक है, इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा अभी और पढ़ेंगे मेल एडजस्टमेंट के बारे में। ठीक है, तो एडजस्टमेंट का मैकेनिज्म क्या है? देखो, द मेथड्स दैट हेल्प अस टू लेसन द सिचुएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। हम वो मेथड्स जिससे हम जो कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन हमारे सामने पैदा हो जाती है उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस, जो ये सब चीजें हमारे सामने आ जाती है हम इनको किस तरीके से कम कर सकते हैं, इसी को ही हम मैकेनिज्म ऑफ एडजस्टमेंट बोलते हैं। वो मेथड्स दैट हेल्प अस टू लेसन द सिचुएशन ऑफ एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस, इसी को ही बोला जाता है मैकेनिज्म ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है,
जो अब वो मेथड्स क्या हैं, उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड जिसको हम डिफेंस मैकेनिज्म भी बोलते हैं, कंपेंसेटरी मेथड्स एंड एग्रेसिव मेथड्स। ठीक है, 2 मेथड्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। हमारे जो कोर्स है उसमें सिर्फ 2 ही मेथड्स का डिटेल में जिक्र है। सबसे पहला आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आता है रिमूविंग द बैरियर। इस मेथड में क्या होता है कि जो पर्सन होता है, जो उसके सक्सेस के रास्ते में जो बैरियर आ रहा होता है, उसी को ही हटा देता है। जब बैरियर रिमूव हो जाता है तो देन ही इज एबल टू रियलाइज हिज नीड, डिजायर, एम, ठीक है ना, और उसका स्ट्रेस कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, वो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहा एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, क्योंकि उसकी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है, ठीक है ना, और इससे क्या होगा भाई, राइटिंग स्पीड स्लो होगी तो उसको अच्छा स्कोर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी इस जो स्पीड है उसकी राइटिंग है उसको इंप्रूव कर लेगा, उसको बढ़ा लेगा, तो बैरियर ही रिमूव कर दिया उसने, ठीक है ना। दूसरा होता है सीकिंग अल्टरनेटिव पाथ। मतलब कि जब बच्चा कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है किसी एक मेथड के जरिए, तो वो एक अल्टरनेटिव मेथड यूज कर लेता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इससे क्या होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ गोल, इसका मतलब होता है कि जब कोई पर्सन फेल हो जाता है अपने एक गोल को रियलाइज करने में कि मेरा गोल क्या है आखिर, ठीक है ना, और वो मान लो गिव अप कर देता है, फिर दूसरा गोल के बारे में रियलाइज करता है, तो इसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपने, हम लोग, जैसे कि मान लो हम लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बैंक में मेरा नहीं हुआ, लेकिन मैं एक साइड बाय साइड बीएड कर रही हूँ, तो मैं टीचिंग पे भी फोकस कर सकती हूँ। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल। अगर आप किसी एक गोल को रियलाइज करने में आप फेल हो गए, तो देन यू कैन शिफ्ट टू द अनदर गोल, ठीक है। एनालिसिस एंड डिसीजन, इसका मतलब होता है कि जब पर्सन के सामने, इसमें क्या होता है कि मान लो आपके सामने 2 बिल्कुल इक्वली डिजायरेबल गोल्स हैं आपके सामने, 2, मतलब आपके लिए दोनों ही महत्व रखते हैं, दोनों ही आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आता कि इन दोनों में से मैं चूज कौन सा करूं, तो इसमें बच्चा फिर एनालिसिस करता है, उसके बाद डिसीजन लेता है। बच्चा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे एनालिसिस करेगा, फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस करेगा, तब जाकर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा, ठीक है। जब फाइनली वो डिसाइड कर लेगा कि नहीं, मेरे को इसी गोल के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, तो इससे उसका स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, ठीक है। फिर आते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड्स पे और डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको भी हम बोलते हैं। इनडायरेक्ट मेथड्स में आपको सबसे पहला आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि इस मेथड में क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, अपनी प्रॉब्लम को सब्लिमेट कर देता है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और इससे क्या होता है, उसका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखो, जो सब्लिमेशन होता है, जो हमारे अंदर जो नेगेटिव चीजें होती हैं, उनको ये एक ऐसे बिहेवियर में कन्वर्ट कर देता है जो कि कम हानिकारक ही नहीं होती, बल्कि कभी कभी प्रोडक्टिव भी हो जाती है नेचर में, ठीक है। जैसे कि मान लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो, बच्चे, बहुत से बच्चे होते हैं यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो फिर बच्चा यहाँ सोच सकता है कि वो कुछ, मतलब समझ रहे हो ना, कुछ नेगेटिव मेजर्स का यूज करके, कुछ सोर्सेज का यूज करके वो पास होने की कोशिश करे। आजकल लोग एआई वॉच ले जाते हैं, लाइक आईबीपीएस के एग्जाम में ऐसा हुआ भी था, है ना। एआई आजकल यूज टेक्नोलॉजी आपकी आ चुकी है, तो लोग बाग जो है कुछ चीटिंग के पर्पज से कि वो किसी तरीके से पास हो जाए, उसके माइंड में नेगेटिव बातें आने लग जाती हैं। लेकिन वो, तो जो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, इस नेगेटिव चीज को एक पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो इससे क्या होगा कि वो जो बच्चा है वो मतलब यूपीएससी का एग्जाम ना देके वो बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा ना, उसका माइंड हैप्पी रहेगा, सेटिस्फैक्शन उसको मिलता रहेगा। जब जिन बच्चों को पढ़ाएगा, जब वे यूपीएससी क्लियर करेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है ना। मतलब बेसिक सी बात इतना है कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके अंदर जो नेगेटिव इम्पल्सिस होते हैं उसको ये एक ऐसे बिहेवियर में चेंज कर देता है विच इज नॉट ओनली लेस डैमेजिंग बट आल्सो समटाइम्स प्रोडक्टिव इन नेचर, ठीक है। विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब होता है कि इसमें जो पर्सन होता है वो अपने आप को सिचुएशन से ही सेपरेट कर लेता है, ठीक है। वो सिचुएशन जो उसको मेंटल स्ट्रेस दे, ऐसी सिचुएशन से ही वो दूर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई एक ऐसा ग्रुप है, पर्टिकुलर ग्रुप, जिसमें वो बच्चे की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो वो उस ग्रुप की मेंबरशिप से ही हट जाएगा, ठीक है ना। रिग्रेशन, रिग्रेशन का मतलब होता है कि बच्चा जो है अपने प्रीवियस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेता है। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है और वो किसी एंटरप्राइज में फेल हो गया,
ठीक है ना। तो वो जो है बिहेव करने लग जाता है चाइल्डिशली, वो रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, इसको ही बोला जाता है रिग्रेशन। ठीक है। आपका आता है डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग तो देखो ज़्यादातर सभी करते हैं। जब पर्सन अपनी गोल को, अपने एस्पिरेशंस को रियलाइज करने में फेल हो जाता है, तो फिर वो ना एक इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता है स्ट्रेस को दूर करने के लिए। अरे मैं तो बैंकर बन जाऊंगा, ऐसे होगा वैसे होगा, गाड़ी खरीद लूंगा, ये खरीद लूंगा, तो डे ड्रीमिंग में चला जाता है। ठीक है ना। तो इससे भी कहीं ना कहीं बच्चे का एक स्ट्रेस रिमूव हो जाता है। ठीक है ना। जब बच्चा फर्स्ट डिवीजन नहीं ला पाता क्लासरूम में, ठीक है ना, तो फिर वो क्या होता है, इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता है कि यस नेक्स्ट क्लास में मैं फर्स्ट आऊंगा, मेरे को प्राइज मिलेगा, तो इससे उसका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना। ख्याली पुलाव पकाना। आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि जब पर्सन एक फेलियर की स्टेट में होता है, वो ठीक है, लेकिन वो दूसरे की जो सक्सेस होती है ना, उसको वो समझ पाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में दो भाई हैं। अब जो छोटा भाई है वो फर्स्ट नहीं आ पाया, वो सक्सेस नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं वो ये सोच के सेटिस्फाइड है कि चलो मैं नहीं कर पाया लेकिन मेरा बड़ा भैया कर पाया। ठीक है ना। वो होता है आइडेंटिफाई। वो ये आइडेंटिफाई कर पाया, वो ये अंडरस्टैंड कर पाया कि जो उससे रिलेटेड जो दूसरा पर्सन है, उसकी सक्सेस भी मायने रखती है, मतलब उसी से ही वो सेटिस्फैक्शन ले लेता है। ठीक है। डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब होता है कि जो पर्सन है वो जब कोई पर्सन दूसरे की कमांड को फॉलो करने लग जाता है, ठीक है ना, उसी के बताए हुए डायरेक्शंस पे चलता है टू फाइंड सक्सेस। ठीक है ना। इससे भी क्या होता है, स्ट्रेस आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, आप अपने गोल को जो है आप पूरा नहीं कर पाए, आप उसको अचीव नहीं कर पाए, तो आप अपने आप को दोषी ठहराने के बजाय आप अदर फैक्टर्स को दोषी ठहरा देते हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, या मैं वहां गया हुआ था इस वजह से था, मेरे घर में शादी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसको बोला जाता है रेशनलाइजेशन। ठीक है ना। जैसे कि मान लो आप एग्जामिनेशन में फेल हो गए, लेकिन आप अपने आप को कहने के बजाय कि मैंने पढ़ा नहीं, ये कहने के बजाय आप ये कह रहे हो कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं इसी वजह से फेल हो गया, तो ये होता है रेशनलाइजेशन। ठीक है। रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब पर्सन अपनी डिजायर को ही दबा देता है। ठीक है। जब उसके सामने कोई बैरियर आ जाता है, उसके डिजायर्स के सामने कोई बैरियर आ जाता है, ठीक है, तो उसने क्या करा, अपनी डिजायर को ही खत्म कर दिया, मतलब कि अब यार परेशानी इतनी आ रही है, मेरे बस की नहीं है इस गोल को पूरा करना, अब मैं ठीक हूँ, जैसा होएगा हो जाएगा भगवान भरोसे। तो वो थिंकिंग होती है डिप्रेशन। ये अच्छा मेथड नहीं होता है। ठीक है ना। फिर आता है आपका प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन होता है कि जब पर्सन जो है अपने फेलियर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, ठीक है ना, और दूसरों को गलत सलत कहता रहता है, दूसरों को उल्टा सीधा कह के अपना स्ट्रेस दूर कर लेता है, तो उसको बोला जाता है प्रोजेक्शन। ठीक है ना। जब चाइल्ड जो है अब खुद फेल होने की जिम्मेदार टीचर को बता देता है कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ठीक है ना, या टीचर ने कैसे क्वेश्चन पूछा, आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, उसको बोला जाता है प्रोजेक्शन। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैल एडजस्टमेंट के बारे में। देखो, मैल एडजस्टमेंट होता है जिसमें चिल्ड्रन और पर्सन बिहेव हिमसेल्फ डेविएटिंग फ्रॉम हिज फैमिलियल और सोशल नॉर्म्स व्हेन ही फेल्स टू एस्टैब्लिश अ हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन हिज नीड्स, एस्पिरेशंस एंड सर्कमस्टांस। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा था कि मैल एडजस्टमेंट होता है जब बच्चा जो है अपनी सोशल नॉर्म्स के साथ, फैमिली के साथ, अपनी नीड्स के साथ, अपने एस्पिरेशंस के साथ या सर्कमस्टांसिस के साथ, सिचुएशंस के साथ एक बैलेंस नहीं बना पाता है, हार्मोनियस बैलेंस या एडजस्ट नहीं हो पाता है, उसको बोला जाता है मैल एडजस्टमेंट। ठीक है। कॉजेज क्या होते हैं इसके? फिजिकल बिल्ट। फिजिकल बिल्ट होता है, देखो गिलबर्ट, गिलबर्ट नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये बात बोली थी कि जो बच्चा है अगर वो मान लो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसको कोई ना कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसको सफर करना पड़ रहा है, तो ऐसा जो बिहेवियर होता है ना कहीं बच्चे को, बच्चे के अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन कर देता है। ठीक है ना। वो एडजस्ट नहीं कर पाता सोसाइटी के साथ। ठीक है ना। तो उसको बोला जाता है फिजिकल बिल्ड। ठीक है। दूसरा आता है साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि बच्चा कोई मान लो उसमें इंटेलिजेंस की कमी है, या उसकी मेमोरी बहुत वीक है, इमेजिनेशन पावर अच्छी नहीं है, अच्छा थिंकिंग नहीं कर पाता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है उसके अंदर, स्टडीज में हमेशा पीछे रहता है, ठीक है ना, वो हमेशा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बैकवर्ड बच्चा रहता है, तो इन सब चीज़ों की वजह से ना उस बच्चे के अंदर भी कुछ क्या होती है, नेगेटिव इमोशंस डेवलप हो जाती हैं,
ठीक है ना, उसके अंदर इमोशन डेवलप हो जाती है, फियर की, एंजाइटी की, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, हमेशा अपने आप को नीचे समझता है वो। और ये सब चीजें जो हैं उस बच्चे को मैल एडजस्टमेंट की तरफ को ले जाती है। ठीक है। फैमिलियर एनवायरनमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपकी फैमिलीज हैं वो पॉवर्टी से सफर कर रही हैं, ठीक है ना, जो मिनिमम नीड्स होनी चाहिए वो भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, जो बेसिक सी नीड्स है वो भी पूरी नहीं हो पा रही हैं बच्चों की। ठीक है ना। और जब ये बच्चे अपने आसपास के लोगों के साथ खेलते हैं तो वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आ जाता है, अपने आप को नीचे से समझते हैं वो दूसरों के कंपैरिजन में। इससे क्या होता है, मैल एडजस्टमेंट क्रिएट होता है। ठीक है ना। और जो क्या कहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, जितने कि बच्चा कैपेबल भी नहीं होता है। ठीक है ना। और बच्चे जब उनकी एंटिसिपेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं तो इससे भी मैल एडजस्टमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना। तो जो बच्चे आपकी ब्रोकन फैमिलीज के होते हैं, ठीक है ना, और या फिर वो बच्चे जिनके माता पिता डिवोर्सी होते हैं, या फैमिलीज हैप्पी सी नहीं रहती हैं, अनहैप्पी रहती हैं, तो वो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो मैल एडजस्टमेंट की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है। सोशल एंड रिलीजियस बॉन्डेज, ये एंड है। सोशल एंड रिलीजियस बॉन्डेज का मतलब क्या होता है, जो बच्चा है वो जो है आपका, देखो जनरली बच्चे को क्या होता है कि जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो उसके धर्म हैं, उनके रूल्स को उसको फॉलो करना होता है। शुरू से ही बच्चे को ये हैबिट पड़ जाती है। लेकिन जब बच्चे अपनी एडोलसेंट एज में आ जाते हैं, जब वो अपना लॉजिक लगाने लग जाते हैं, जब वो उनके अंदर बिहेवियर ऑफ बेसिक लॉजिक डेवलप हो जाता है, तो कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं कहीं ना कहीं सोशल और रिलीजियस नॉर्म्स के बीच में और बच्चों की सोच के बीच में। ठीक है ना। तो इससे भी क्या होता है, मैल एडजस्टमेंट क्रिएट हो जाता है। स्कूल एनवायरनमेंट, जब बच्चे को एक नेसेसरी जो फैसिलिटीज हैं स्कूल में वो प्रोवाइड नहीं होंगी, टीचर उसको ट्रीट नहीं करेगा अच्छे से, ठीक है ना, तो उसके अंदर सीधी सी बात है, उसके अंदर जो है क्या कहते हैं, वो बच्चा नेग्लेक्टेड सा फील करेगा, तो उससे भी क्या होगा, एक मैल एडजस्टमेंट वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। मतलब कि बेसिकली बच्चे को एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट अगर नहीं मिलेगा तो, ठीक है। एंजाइटी फॉर फ्यूचर, कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे होते हैं जनरली, जो एडोलसेंट्स होते हैं, वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। ठीक है ना। और वो अपने आप को शायद एक डार्क फ्यूचर में देखते हैं, होपलेस सा समझते हैं अपने आप को। ठीक है ना। उन इससे क्या होता है, उनके माइंड में स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना। और माइल एडजस्टमेंट वाली सिचुएशन हो जाती है। ठीक है। मिस और कुछ बहुत सारे मिसलैनियस फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और आपके अलग, जो बच्चे के अंदर नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है ना। और उसको मैल एडजस्टमेंट की तरफ ले जाते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कि बच्चा फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, स्कूल में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, कम्युनिटी के नॉर्म्स को नहीं समझ पा रहा है। ठीक है ना। अपनी एबिलिटीज़ और अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उस बच्चे की, उससे ज़्यादा उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, या फिर उसके अंदर इतनी भी एबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक बेसिक सा काम भी कर पाए, तो उससे वो नेगलेक्टेड फील होता है। सोसाइटी उसको सोसाइटी में वो अपने आप को एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरह फील करने लगता है। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जो एक मैल एडजस्टमेंट को इशारा करती हैं। ठीक है। अब मैल एडजस्टेड चिल्ड्रन को हम आइडेंटिफाई कैसे करें? ये जो बच्चे होते हैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते एनवायरनमेंट में, एंटी सोशल होते हैं, सेल्फिश होते हैं और डेस्परेट भी होते हैं। ठीक है ना। भाई जब बच्चा नेग्लेक्टेड सा फील करेगा ना, तो इनके अंदर नेगेटिव इमोशंस इतनी पैदा हो जाएंगी, तो ये एंटी सोशल हो जाते हैं फिर। ठीक है ना। इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं, इनडेफिनेट और अनक्लियर गोल रहते हैं इन बच्चों के, फीलिंग ऑफ हेटर्ट, एनमिटी एंड रिवेंज वाली हमेशा फीलिंग रहती है, डिस्टर्ब भी रहते हैं हमेशा, चाहे छोटे छोटे बैरियर भी अगर इनके लाइफ में आ जाते हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस भी आ जाते हैं, तब भी ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है ना। अनबैलेंस्ड बिहेवियर रहता है हमेशा, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, कॉन्फ्लिक्ट और एंजाइटी से भरे रहते हैं ये। ठीक है ना। अब टीचर के क्या कारण है मैल एडजस्टमेंट होने के? ये तो हो गए बच्चे के, कि टीचर किस तरीके से मैल एडजस्टेड चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई कर सकता है, और टीचर जो है आपका इन बच्चों को जो है आपका मैल एडजस्टेड चिल्ड्रन को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता है, उसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट, एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके, उसको ऐसी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके जिससे कि बच्चा जो है बाकी सबके साथ आए। ठीक है ना। अपने आप को कम ना समझे, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करवा के, अगर पढ़ाई में कमज़ोर होता है एक्स्ट्रा क्लासेस दे के। ठीक है ना।
किसी एक्टिविटी, सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट के लिए उसको प्रोत्साहित करके, ठीक है ना। तो इन सब स्ट्रैटेजीज़ के माध्यम से जो टीचर है वो बच्चों को मैल एडजस्टमेंट से बाहर निकाल सकता है, ठीक है ना। अब देखो टीचर के मैल एडजस्टमेंट के क्या कारण हो सकते हैं। टीचर के, ये क्वेश्चन पूछा गया है, वर्कलोड, भाई बहुत ज़्यादा वर्कलोड मिल जाता है कभी कभी टीचर को स्कूल की तरफ से, तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस उसके अंदर आ जाता है। लैक ऑफ सपोर्ट, टीचर को कोई नेसेसरी सपोर्ट मिलता नहीं है स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, पेरेंट्स से, कलीग्स से, ठीक है ना। एंड इससे क्या होता है, उनकी जो जॉब होती है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है और आइसोलेशन वाली फीलिंग उनके अंदर आ जाती है। लो पे, टीचर जो होते हैं कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि उनको वेजेस भी प्रॉपर नहीं मिलती है, जिससे उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस हो जाता है, इनसिक्योर वो फील करते हैं। स्टूडेंट का बिहेवियर भी कभी कभी होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव और चैलेंजिंग स्टूडेंट का जो बिहेवियर होता है वो भी टीचर को एक एंजाइटी क्रिएट कर देता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं, कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, जैसे कि पेपर वर्क करो, ग्रेडिंग करो, मीटिंग करो, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, टीचर का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। उसको बहुत कम टाइम मिलता है लेसन प्लान बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये सब इश्यूज हैं जो टीचर के मैन एडजस्टमेंट का कारण बनते हैं। किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, भाई टीचर को सपोर्ट प्रोवाइड करो, ठीक है ना। जो स्कूल्स हैं वो मेंटरिंग प्रोवाइड करें, काउंसलिंग प्रोवाइड करें, मेंटल हेल्थ सर्विसेज ऑफर करें, वर्कलोड कम करे, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को एकदम स्ट्रीमलाइन रखे, एकदम स्मूथ रखे, स्टाफ सपोर्ट प्रोवाइड करे टीचर्स को, क्लास साइज को कम करे, ठीक है ना। वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट करे, जो एनकरेज करे टीचर को कि वो सेल्फ केयर को भी प्रायोरिटी दे, और स्टेप्स लें जिससे कि एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट किया जा सके, जिससे कि टीचर का स्ट्रेस रिड्यूस हो सके और उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो सके। अगर टीचर की वेजेस अच्छी होंगी, फाइनेंशियली टीचर बढ़िया होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस उसको नहीं होगा, ठीक है ना, और थोड़ा सपोर्ट उसको स्कूल की तरफ से मिलेगा, तो टीचर की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, ठीक है। एनकरेज करें कोलैबोरेशन को, इससे भी क्या होता है, आइसोलेशन कम होता है, ठीक है। प्रमोटिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज ऑफर करो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, करियर ग्रोथ के लिए, जो टीचर को वैल्यूड फील करवाए, है ना। आप जिससे कि टीचर फुल इन्वेस्टमेंट दे अपने काम में, ठीक है ना, और इससे क्या होगा, उसकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होगी, ठीक है। ये था आपका चैप्टर 4, जिसमें हमने मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ा। एक छोटा सा टॉपिक और है, मोटिवेशन, ठीक है। उसके बाद हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। कल की वीडियो में आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत दुविधा परेशानी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।